What's up everyone, this is your Avinash Amani and I'm back again at Idols. तो लेके आऊँ मैं एक और ऐसा डांस टिप वीडियो जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है वो है कैसे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हुआ जाए, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ पॉइंट्स में जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी कोरियोग्राफी और आपकी परफॉर्मेंस को कैसे शाइन किया जाए और आपको बहुत हेल्प मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो आज के डांस टिप का सबसे पहला पॉइंट है सॉन्ग सिलेक्शन। ये पॉइंट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जब भी हम कंपटीशन के बारे में समझते हैं या सुनते हैं तो हमें सीधा परफॉर्मेंस या कोरियोग्राफी हमारे दिमाग में आता है और हम सीधा उस पर वर्क करते हैं, पर ये जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप उस पर चाहे आपके 1-2 दिन आप यूज़ करो या 1-2 घंटे यूज़ करो, बट आप पर्टिकुलर 100% अपना उसमें वर्क करो। और सॉन्ग सिलेक्शन जो एक पॉइंट है वो कैसे वर्क करता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सॉन्ग सिलेक्शन जो है वो आपके सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, आपकी अब तक की जर्नी को कैसे आप अपने परफॉर्मेंस में लेके आते हो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट डिपेंड करता है आपकी कोरियोग्राफी के साथ आपकी पूरी जर्नी को। तो सिर्फ 2 मिनट या 1.5 मिनट का परफॉर्मेंस कोई भी आपको कैसे जज कर सकता है कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो या कितने अच्छे डांसर हो। वो पॉइंट आपका सिर्फ कोरियोग्राफी में नहीं, सॉन्ग सिलेक्शन में होता है। तो सॉन्ग सिलेक्शन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुलझा हुआ पॉइंट है जो सबसे पहले यूज़ करो, ना कि लास्ट में कि आपकी सारी कोरियोग्राफी आपका क्रिएटिविटी पहले दिमाग में आता है, फिर आप सोचते हो कि यार मैं कौन से सॉन्ग पे करूँ। अब सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं क्या सोचा जाए। ओके, तो जो भी आपका स्टाइल है, जो भी आप परफॉर्मेंस में आपके पावर मूव्स है या फिर आपका क्रिएटिविटी है, वो आपके कैसे यूज़ करो आपकी परफॉर्मेंस में सॉन्ग के थ्रू। तो आप जब भी सॉन्ग सेलेक्ट करो तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपका जो म्यूज़िक है वो लोगों को कितना कनेक्ट होता है, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को 50% यादगार या 50% विन होने का काम सॉन्ग ही करता है। अगर आप म्यूज़िक ऐसा यूज़ करते हो जो सुना हुआ हो या फिर बहुत कनेक्ट हो या किसी को भी रिलेट कर सकता हो, तो आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा मेमोरेबल या फिर ऐसी परफॉर्मेंस बना दिया जाता है कि आप खुद अपनी वीडियो को 3-4 साल बाद भी देखोगे तो आपको लगता है कि यस मैंने ऐसा कुछ परफॉर्म किया जो आज तक फ्रेश है। तो म्यूज़िक एक ऐसा सेलेक्ट करो जो हर किसी को कनेक्ट करे या फिर ऐसा जिसमें आप अपनी पूरी स्टाइल को प्रेजेंट कर सके। कभी कभी हम म्यूज़िक इतना ज़्यादा पावरफुल ले लेते हैं जो हमारी स्टाइल के अकॉर्डिंग होता नहीं है, बस हम ये सोचते हैं कि यार म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा। तो नहीं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कोरियोग्राफी, आपका म्यूज़िक ये एक लाइन के साथ होना चाहिए जिससे आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकोगे। तो म्यूज़िक या सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पॉइंट है जिसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए, उसके बाद कुछ और करना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा म्यूज़िक का ड्यूरेशन एंड एडिट। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप अपने परफॉर्मेंस को तोल मोल के सटीक तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल को आप एंड तक नहीं बचा सकोगे। तो अगर आप सोलो परफॉर्मर हो तो आपके परफॉर्मेंस का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 130 to 2 मिनट्स, एंड अगर आप डुओ परफॉर्मर हो तो आपकी टाइम लिमिट होना चाहिए 2 मिनट से 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड अगर आप क्रू परफॉर्मर हो तो आपका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 3 से 3 मिनट 30 सेकेंड लास्ट। ये जो टाइम लिमिट्स मैंने आपको दिए है उसमें आप अपने परफॉर्मेंस को, अपनी कोरियोग्राफी को एक ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ दे देते हो और एंड तक आपको पता नहीं होता कि म्यूज़िक कितना ज़्यादा चाहिए। अगर आपको एक लिमिट पता होती है तो आप अपनी सारी चीज़ों को एक ग्राफ के थ्रू एक लिमिट्स पे यूज़ कर सकते हो और अपनी म्यूज़िक को और डांस को एक वन फ्लो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड इसी के साथ जो है वो एडिट, प्लीज़ ओवर एडिट मत करो, उसकी फील को ख़त्म मत करो उस म्यूज़िक को। चाहो अगर आपको एक्स्ट्रा बीट्स यूज़ करने हैं तो किसी प्रोफेशनल से एडिट करवाओ। और मेरी नज़र में तो यही है कि जितना हो सके ऐसा म्यूज़िक उठाओ जिसमें आपके ऑलरेडी सारी परफॉर्मेंस उन्हीं बीट्स और उन्हीं लिरिक्स और उन्हीं फ्लो के साथ आप प्रेजेंट कर सको, तो आपको ओवर एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्स्ट्रा बीट यूज़ करने की तो आप लिमिटेड बीट्स ही यूज़ करो और उसकी ब्यूटी को बिना तोड़ के, ठीक है। सो हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है लुक्स, ड्रेसअप एंड कैरेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोरियोग्राफी, आपका म्यूज़िक सिलेक्शन के बाद सबसे लास्ट में आप सोचते हो कि आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए या फिर आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ ये पॉइंट को आप म्यूज़िक सेलेक्ट होने के बाद
ही यूज़ करो, क्योंकि सीधा जब आप कोरियोग्राफी स्टार्ट करते हो तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपकी कैरेक्टर कैसा है, आपका लुक कैसा है, तो आपकी कोरियोग्राफी को कैसे इम्पैक्टफुल बनाना है, या फिर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको और अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो उस ड्रेसअप से या फिर उस लुक से। तो लोगों को स्टार्टिंग से कनेक्ट हो जाता है आपका परफॉर्मेंस। तो जो लुक्स है, जो कैरेक्टर है, वो आप पहले से ही डिसाइड करके फिर कोरियोग्राफी किया करिए, तो आपको ईजी हो जाता है अपनी कोरियोग्राफी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है कोरियोग्राफी। ये आपके परफॉर्मेंस का बैकबोन है या फिर आपकी परफॉर्मेंस की पूरी जान है। अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अपनी कोरियोग्राफी को एक तरीके से एक लाइक ग्राफ से आप सेट कर सकते हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके सारे वाव मूवमेंट्स एक लाइक सटीक तरीके से लोगों को समझ में आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोरियोग्राफी में हम हमारी क्रिएटिविटी, हमारे वाव एलिमेंट्स को फर्स्ट में ही स्टार्ट में सीधा डाल देते कि नहीं यार, ऑडियंस या जजेस बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, स्टार्ट में कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस हम जीत जाएंगे। नहीं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सीधा स्टार्टिंग में अपना लेवल इतना मत कर दो कि उसके बाद अपने ही लेवल पे आप एंड ना कर सको। तो ट्राई करो कि ग्राफ डाउन टू अप लेके जाओ, ना कि अप टू डाउन लेके जाओ। तो ट्राई करो कि जब आप अपनी कोरियोग्राफी को सेट करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को सेट करते हो म्यूज़िक पे, तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग का 30 सेकेंड आपकी कोरियोग्राफी में बिल्डअप एंड वाव एलिमेंट्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड अगले 30 सेकेंड्स में आप इस तरीके से कनेक्ट कर लो अपनी पूरी परफॉर्मेंस से कि आप अपने आप को स्टेमिना बूस्ट करने के लिए थोड़ा रिलैक्स कर सको, क्योंकि अगला जो 20 या 30 सेकेंड्स है वो आप इस तरीके से परफॉर्म करो कि उसका एंड करो, सीधा ख़त्म कर दो अपनी परफॉर्मेंस को। तो जो स्टार्टिंग में एनर्जी बनी रही है वो लास्ट तक दिखेगी, और जो स्टार्टिंग से आप कनेक्ट हुए हो सबसे, वो लास्ट तक लोगों को कनेक्ट रहेगा। जैसे कि हम एक कोई भी पत्थर की मूर्ति को भगवान तभी समझते हैं जब वो प्रॉपर फिनिशिंग से होती है एंड वो सजी हुई होती है, तभी उसे हम मंदिर में रखते हैं। अगर वो थोड़ी भी ब्रेक होती है, थोड़ी भी टूटी हुई होती है, तो वो सिर्फ एक पत्थर होता है। तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस जब तक लास्ट तक कंप्लीट क्लीन ना हो, तब तक आपका परफॉर्मेंस अधूरा है। तो ट्राई कीजिए, जो स्टार्टिंग एनर्जी और वाइब से आपने स्टार्ट किया उसी से ही एंड करो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कोरियोग्राफी, आपका क्रिएटिविटी लेवल, आपके वाव एलिमेंट्स उन्हीं के ग्राफ के साथ दिखे। अब कैसे आपके वाव मोमेंट्स को आप यूज़ करो, ट्राई करो कि आप 8-8 काउंट या 16-16 काउंट में आपके दो एलिमेंट्स को यूज़ करो। या फिर अगर आप एलिमेंट्स यूज़ करते हो, अगर आपके पास बहुत सारे वाव मोमेंट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो ट्राई करो कि आप सारे क्रिएटिविटी और सारी जो आपकी पावर मूव्स है उससे सेंटर पे रखो और आसपास की स्टेप्स को डाउन रखो, जिससे सिर्फ वो हाईलाइट हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वाव एलिमेंट्स इतने ज़्यादा यूज हो जाते हैं कि सारा ग्राफ एक लाइन में दिख जाता है। ट्राई करो कि जब वाव मोमेंट है तो उसके आसपास के स्टेप डाउन हो, जिससे वो वाव याद रहे। अगले 10 सेकंड के बाद कुछ कंटिन्यू 2-3 वाव दो, और 3 से ज़्यादा वाव मत दो, क्योंकि फिर वो वापस एक स्टेबल हो जाएगा, एक ग्राफ जैसा हो जाएगा। वो सारी क्रिएटिव नहीं लगेंगे, ऑर्डिनरी लगेंगे। तो ट्राई करो कि आपके वाव एलिमेंट्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपकी कोरियोग्राफी को आप इस तरीके से यूज़ करो कि आपके स्टेमिना, आपका वाइब, आपका क्रिएटिविटी सारा आपके हाथ में हो, आपके कंट्रोल में हो। सो हमारा 5th पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आपके परफॉर्मेंस में आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके आर्ट फॉर्म पे आप कितना बिलीव करते हो, ये आपके आई कॉन्टैक्ट से पता चलता है। तो आप हमेशा अपने आई कॉन्टैक्ट जो है वो जजेस, ऑडियंस की तरफ रखो। अपने परफॉर्मेंस को इस तरीके से परफॉर्म करो कि आप एक परफॉर्मर हो, ना कि सिर्फ एक डांसर जो सिर्फ स्टेप्स दिखाने आया। आप एक परफॉर्मर हो, आप अपने आर्ट को बिलीव करते हो, तभी आप इस स्टेज पे रह के लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा रहे हो। जो आप बोल नहीं सकते हो, अपने परफॉर्मेंस से सारी चीज़ें समझा रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेट देखना है या फिर सिर्फ ऑडियंस को देखना है या फिर सिर्फ जज को देखना है। आप ट्राई करो 180 डिग्री में पूरे लोगों से कनेक्ट हो सके हो। जो फ्रंट रो में लोग बैठे हुए हैं और जजेस बैठे हो, उन्हीं से आप कनेक्ट हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम लास्ट रो में जो भी इंसान बैठा हुआ वहाँ तक आपकी परफॉर्मेंस का वाइब जा रहा हो। तो ट्राई करो कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल हो और आपके आई कांटेक्ट इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि जिसको भी आप देख रहे हो उसको देख के आप फील कर सको कि वो आपकी परफॉर्मेंस को समझे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परफॉर्मेंस के टाइम पे उन्हें सिर्फ देखो और सोचो कि वो क्या सोच रहे हैं, ये नहीं करना। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस लोगों तक समझा सको, यानी कि आपका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुका हो, आपकी बॉडी में आ चुका हो कि आप जब किसी को भी देखो, आंखें बंद करो, आंखें खोल के करो, आपके लिए नॉर्मल हो सब।
तब जाके आप आई कांटेक्ट लोगों से कर सकते हो। और सोचो मत कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या जजेस आपके लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर ऑडियंस आपके लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप परफॉर्मेंस अपने लिए करने आ रहे हो, इस कंपटीशन में अपने आप को प्रेजेंट करने आ रहे हो, ये सोच के करो। वो क्या सोच रहे हो वो आप मत सोचो। तो आई कांटेक्ट के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, तो आप इसको फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप को कॉन्फिडेंट होके परफॉर्मेंस कर सकोगे। तो हमारा 6th पॉइंट है पर्सनालिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर और आर्टिस्ट से बढ़कर एक अच्छे इंसान हो। आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है, लोगों को याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए लोग नहीं आते, कंपटीशन आते हैं लोग सीखने, समझने, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑडियंस के लिए, आप अपने जजेस के लिए, आप अपने सीनियर्स एंड जूनियर्स के लिए बहुत हम्बल एंड पर्सनालिटी आपकी बहुत ही पॉजिटिव हो, जिससे लोगों को याद रहे कि आप कौन हो। ये क्यों इम्पैक्ट देता है आपके परफॉर्मेंस में, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पे जाते हो तो लोग पहले से ही आपके लिए चेयर अप करते हैं, आपके लिए रेडी रहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस देखना है क्योंकि हमारा फेवरेट है। तो कई बार आपकी पर्सनालिटी बहुत काम आती है आपके परफॉर्मेंस को हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारा 7th पॉइंट है नॉलेज। आप कौन सी स्टाइल कर रहे हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप कितने टाइम से सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। यानी कि आप कितने सालों की आपकी मेहनत है वो आपके एक परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। साथ ही आप उस कंपटीशन में कुछ सीखने जा रहे हो तो दूसरे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं या जो जजेस हैं, उनके शोकेस के बाद उनसे डिस्कस करो, उनकी नॉलेज, अपनी नॉलेज एक बोलते हैं आदान प्रदान करो। इन चीज़ों का जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे, जितने कॉम्पिटिशन्स दोगे, इन चीज़ों को आप वो सीख पाओगे जो आपको क्लासेस में नहीं मिल रहा सीखने को। कंपटीशन इसीलिए होता है कि आप जो एक रूम में या एक वीडियो में आप दिख रहे हो वो लोगों तक पहुँचे। और बहुत ज़रूरी है कि आप जो नहीं कर रहे हो, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो, वो दूसरे से डिस्कस करके पूछो, उनके ट्रिक्स पूछो, उनसे सीखो। और जो आप अच्छा कर रहे हो उसका नॉलेज रखना ज़रूरी है कि आप कौन सी स्टाइल परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप कितने टाइम से उसके अंदर हो, या फिर कौन उसमें ओजीज हैं, किन्होंने स्टार्ट किया, और क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, वो आपको जाके ही सीखने के बाद पता चलेगा। तो जितना हो सके कॉम्पिटिशन्स दो, जितना हो सके अपनी नॉलेज को शेयर करो और दूसरों से नॉलेज लो, दूसरों से सीखो, उनकी स्टाइल और अपनी स्टाइल को कंपेयर करो कि आपने ऐसा क्या गलत किया जो आप अभी उनके सामने कम दिख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स करो। कंपटीशन होते ही एक्सपेरिमेंट्स के लिए हैं। अगर आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे तो आप शायद रुक जाओगे, आप एक ही स्टाइल पे रुक जाओगे, या एक ही तरीके से इन बॉक्स आप सोचोगे। आउट ऑफ द बॉक्स तभी सोच पाओगे जितना कॉम्पिटिशन्स के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, और एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, तो आप वो करो। एंड यस, एट दी एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि हार और जीत होती रहती है, कंपटीशन सिर्फ एक दिन की स्टोरी होती है। तो अगर आप विन हुए तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी भर जीतते रहोगे, अगर आप लूज़ हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी भर आप लूज़र हो। ज़रूरी है कि हर जीत के बाद आप नई जीत के लिए कितनी मेहनत करते हो, हर हार के बाद उस हार से क्या सीखते हो और अगली बार कैसे जीतते हो। ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में हर बार काम आएगा, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, एक हसल है जो आपके लाइफ टाइम रहेगा। हर दिन आपको आपके साथ कंपटीशन करना है कि आज जो आपने किया कल आप उससे बेटर क्या कर सकते हो। सो कंपटीशन देते रहो, क्योंकि कंपटीशन आपके साथ है। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। सो मेक श्योर आप जब भी नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करो या जो भी आप कंपटीशन में आप पार्ट करो, तो ये सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करो अपनी परफॉर्मेंस में, जिससे आपके जो भी विजन्स है, जो भी आपके क्रिएशंस है, वो लोगों के दिमाग तक पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि आप क्या क्या चीज़ कर पा रहे हो और कैसे करते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए जो भी आपको अच्छा लगा हो इसके बारे में, एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी सुन सकते हो। ऐसे ही आइडल्स और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आता रहेगा। सो ऐसे ही आइडल्स से बने रहिए, सीखते रहिए आइडल्स से। जल्दी मिलते हैं, बाय।